अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। टुडे हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर का टॉपिक है। पहले लेक्चरों में हमने वर्क, पावर, एनर्जी और फोर्स और फ्रिक्शन का टॉपिक डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक ग्रेविटेशनल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी को कि अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, जिसे कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब न्यूटन ने एक लॉ दिया है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये लॉ क्या है। लॉ क्या है कि जो फोर्स होता है, फोर्स जो ये फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर के। तो m1 m2 है क्या? ठीक है, देखिए m1 m2 है क्या? ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है। इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो ये दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी? इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी का मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वही होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसको हटाने के लिए, जैसा कि जो मैथमेटिकल से फैमिलियर है, ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये जी, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनो मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, उसे कहते हैं ग्रेविटी। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटी। इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टूवर्ड्स itself and acceleration produced by this force is called acceleration due to gravity, जो कि g होता है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कह रहा है कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो अपनी तरफ एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स एंड जितनी भी बॉडी है उनको खींचता है। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब वो अट्रैक्ट करता है तो फोर्स, ये फोर्स एक एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है पिछले लेक्चरों में ना, कि अगर फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन हो आता है बॉडी में, राइट। तो जब अपनी तरफ अर्थ बॉडी को खींचती है तो उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आता है नीचे की तरफ। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो अर्थ है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं, जो कि हम लोग अपनी तरफ खींचती है। जो हम लोग ऊपर से कूदते हैं तो नीचे आते हैं, तो जो एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, नीचे की तरफ, जो कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट, यानी ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी, यानी जो भी बॉडी का मास है, शेप है या साइज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए, इफ अ मैन जंप विद अ वेलोसिटी v, अगर एक मैन एक वेलोसिटी v के साथ जंप करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और प्लैनेट, देन हाइट अटेन्ड बाय द मैन इज, जो हाइट अटेन करेगा जब वो धरती से
धरती पे उछलेगा, राइट, तो वो होगी v² अपॉन 2gh। ठीक है, ये v क्या है, किस वेलोसिटी के साथ वो कूदता है, ऊपर कूदा, अगर मैं कूदूं, अपनी जगह खड़ा हूं और मैं कूदूं तो मैं कितनी हाइट अटेन करूंगा, वो होगी v² अपॉन 2g। ठीक है, तो v स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मैं कूदता हूं ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हाइट मैं इतनी अटेन करूंगा। ठीक है, नोट नोट करिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज लेस देन दैट ऑन अर्थ। ठीक है, मून में जो जी की वैल्यू जो मून में है वो अर्थ से कम है। ठीक है, सो अ मैन कैन जंप हाइयर ऑन मून, यानी जो एक इंसान है वो मून पे ज्यादा ऊंचाई तक जंप कर सकता है अगर वो उस वेलोसिटी से कूदे जिस वेलोसिटी के, मतलब अगर हम मान लें कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी में वो अर्थ में था तब कूदा, उसी वेलोसिटी के साथ अगर वो मून में है तो कूदे, तो वहां पे मून में जो होगा वो ज्यादा हाइट, ज्यादा ऊंचाई तक कूदेगा इन कंपैरिजन टू अर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए वेरिएशन इन जी, कैसे वेरिएशन होता है। वैल्यू ऑफ जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डिक्रीजेज विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो जी की वैल्यू है वो हाइट के साथ कम होती चली जाती है, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और डेप्थ के साथ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जी इज मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, अब पोल्स का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि ठीक है, ये हमारा, ये मान लीजिए अर्थ होता है, राइट। ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर होता है और यहाँ पे होते हैं हमारे पोल्स। ठीक है, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो ये होता है इक्वेटर। ठीक है, तो अब ये इक्वेटर है, ये याद रखिए पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, मैक्सिमम यहाँ सबसे ज्यादा पोल्स में होता है और मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। ठीक है, जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। ठीक है, एंगुलर स्पीड की बात हमने क्या कर ली, पिछले लेक्चर में करी थी कि अगर एंगुलर स्पीड यानी कि जिस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है जिस टाइम में, ठीक है, जब वो गोल गोल घूमता है, राइट। अब देखिए कि वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि एक बंदा लिफ्ट में है तो कब उसका वेट ज्यादा होगा, कब उसका वेट कम होगा, राइट। तो देखिए, इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक बराबर की स्पीड से जा रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है, देन द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू इज ट्रू वेट। एपरेंट वेट यानी जो बॉडी का वेट लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, वो इक्वल होगा उसके असली वेट के हिसाब से, यानी उतना ही लिफ्ट के अंदर होगा जितना उसका लिफ्ट के बाहर, यानी नॉर्म ट्रू वेट उसका, जिसका मान लीजिए मैं 60 किलो का हूं, तो लिफ्ट के अंदर भी अगर मैं ऊपर जा रहा हूं एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, तो मेरा जो वेट होगा, ठीक है, लिफ्ट के अंदर वो उतना ही होगा जितना मेरा ट्रू वेट है। ठीक है, इफ लिफ्ट इज गोइंग up with acceleration then apparent weight of body is more than the true weight। अगर मान लीजिए कि बहुत एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो जो उसका एपरेंट लिफ्ट के अंदर का वेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, उसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत भारी वो फील करेगा देन द उसके असली वेट के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन देन, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसके ट्रू वेट के हिसाब से, यानी उसका जो लिफ्ट के अंदर का वेट होगा वो कम होगा उसके ट्रू वेट के हिसाब से, अगर एक्सेलरेशन के साथ बॉडी नीचे आ रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इफ द कॉर्ड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, अगर एक आपने देखा होगा लिफ्ट का एक कॉर्ड बंधी होती है लिफ्ट, राइट,
एक जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे होती है, अगर वो टूट जाए और लिफ्ट फॉल फ्रीली, मतलब उसमें फ्रीली यानी कोई उसको कोई फ्रिक्शन या फोर्स रोक नहीं रही है, इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम जीरो। तो हमारा वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा, हमें कोई वही नहीं लगेगा कि जैसे लगेगा हमारा वेट ही नहीं है, हम वेटलेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन देन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम लोग जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे तेज क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, देन द बॉडी इन द लिफ्ट गोज इन कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, तो क्या होगा, हम चिपक जाएंगे, सीलिंग जो कि छत के है लिफ्ट की उससे जाके चिपक जाएंगे। अगर हम उतनी तेजी से लिफ्ट मूव करती है ऊपर जितनी मतलब उससे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तेज मूव कर रही है लिफ्ट, लिफ्ट की जो स्पीड एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो कि ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपलर ने 3 लॉ दिए हैं प्लैनेट और सन, प्लैनेट जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, राइट, उस पे। तो पहला लॉ है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन बीइंग द मेन फोकस। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कि एक ऐसा ऑर्बिट होता है कि जो कि बराबर नहीं होता है, राइट, मतलब कि देखिए मान लीजिए ये सन है, ठीक है, तो क्या है कि ये इलिप्टिकल एक ऑर्बिट है, ऐसा ऑर्बिट है, ऐसा इस शेप में, राइट, मतलब इस सन, देखिए तो यहाँ की जो थोड़ी दूरी है वो ज्यादा है, यहाँ कम है, राइट, और प्लैनेट ये है, प्लैनेट ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका प्लैनेट है, राइट। तो प्लैनेट इलिप्टिकल ऐसे घूमता है, मतलब कुछ टाइम वो सन के पास होगा, दूर होगा, कुछ टाइम वो यहाँ पे एक टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ पे सन के बहुत पास होगा, एक टाइम यहाँ पे सन से थोड़ा दूर होगा। तो ये प्लैनेट है, ये सन है, ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो यही पहला लॉ कहता है कि ऑल प्लैनेट्स जो मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन बीइंग द मेन फोकस। द पोजीशन, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद द सन एट द ओरिजिन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, द एरिया that is the aerial velocity of the planet around the sun always remain constant। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, ठीक है, प्लैनेट मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से ए टू बी जितने टाइम में, मान लीजिए ए टू बी ये T1 टाइम में कवर करता है डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, तो इसका एरिया, और मान लीजिए ये है बी डैश और ये है ए डैश, तो अगर ए डैश और बी डैश भी अगर T1 टाइम में वो कवर करता है, ठीक है, तो इसका एरिया यानी A2 A1, ये मान लीजिए ये एरिया जो हो जाएगा A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा, ठीक है, कि यानी एक प्लैनेट A टू B जितने टाइम में जाता है यहाँ पे, जब वो दूर है इस डिस्टेंस पे, ठीक है, और जब यहाँ A डैश से B डैश जाता है, ये एक एरिया बनाता है A2, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है दूसरे लॉ का, कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेज when the planet is closer to the sun and decreases when the planet is far away from the sun। यानी जब सन से के करीब होता है प्लैनेट, यानी देखिए सन के जब करीब होता है प्लैनेट, यहाँ पे सन के करीब है प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ये सन है और ये प्लैनेट है, तो मतलब यही एक ही प्लैनेट है, कभी ये यहाँ पे घूमता रहता है, यहाँ पहुंच जाता है, फिर ऐसे घूमता रहता है, तो यहाँ पे दूर है, राइट, देख रहे होंगे यहाँ से ये वाला प्लैनेट सन से दूर है, यहाँ पे सन के पास है, तो क्या है कि यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, वही चीज है। इसका कॉन्सिक्वेंस यही हो रहा है कि
द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्लैनेट इज फार अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अब देखिए द स्क्वायर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट। रेवोल्यूशन यानी कि जब उस एक राउंड, देखिए अब रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि यहां से प्लैनेट स्टार्ट हुआ, मान ली यहां से यहां पे आया तो एक रेवोल्यूशन, फिर यहां से ये गोल गोल घूमा, गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, फिर यहां पे आया, दो रेवोल्यूशन, तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, द स्क्वायर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर होता है, कितना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है जो कि टी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टी है, वो है स्क्वायर टी, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ये क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस यानी कि मतलब कि कभी जैसा कि इन यहाँ तो पास में, यहाँ तो दूर है, यहाँ पास में है, तो सारी डिस्टेंस का, जितनी भी डिस्टेंस का मीन ले लिया जाता है। तो एक पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को स्क्वायर करेंगे अगर तो, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द म्यून होगा, क्यों होगा प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये तीन लॉ है, ये तीन लॉ है। ठीक है, राइट, तो यही है आपका केपलर्स लॉ। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, राइट। अगर एक बार और मैं कोशिश करता हूं बताने की, देखिए क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कि जो भी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, पीरियड यानी जितना वो टाइम लेता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं कह रहा है यहाँ पे, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कह रहा है, कितना टाइम ले रहा है वो एक रेवोल्यूशन करने में। ठीक है, सन का देखिए, सन का एक रेवोल्यूशन करने में, मतलब यहां से चलने के लिए ये रेवोल्यूशन होता है, राइट। तो यहां से चलने के लिए यहाँ 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 तक कितना टाइम ले रहा है, पीरियड टाइम ले रहा है, कितना पीरियड रह रहा है रेवोल्यूशन का, वो होता है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब कि सारी डिस्टेंस, जितनी भी सारी डिस्टेंस है, ठीक है, उसका उसका मीन ले लें, अगर मीन ले लें तो उसके प्रपोर्शन होता है, ठीक है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात हो रही, ना कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दूसरी चीज, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम ले रहा है वो सन के अराउंड घूमने के लिए, राइट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म देखते हैं। तो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मटीरियल टू प्रोड्यूस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ऑर्डर टू डेवलप अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स अदर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल सच एज आयरन, स्टील एक्सेट्रा आर नोन एज मैग्नेट्स। ठीक है, तो एक एबिलिटी होती है, एक ये यानी कि एक प्रॉपर्टी है किसी क्या बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की और मटेरियल की, कि वो एक इनविजिबल मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस करे इन ऑर्डर टू डेवलप अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज स्टील, आयरन एक्सेट्रा नोन एंड मैग्नेट्स। तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं। पहला देखिए, मैग्नेट दो तरह, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट जैसे कि ऑक्साइड ऑफ आयरन है, वो है हमारा नेचुरल मैग्नेट। उनकी नेचुरल मैग्नेट की लेबोरेटरीज में यूज, मतलब नेचुरल मैग्नेट यूज नहीं किया जाता क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होते हैं, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है। तो याद रखिएगा पहली प्रॉपर्टी, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई ये है आपकी इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ठीक है, याद रखिएगा ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, ये पूरा आउटसाइड रीजन है, ये इनसाइड रीजन, ये आउटसाइड रीजन है, ये इनसाइड रीजन है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट वो होती है नॉर्थ से साउथ पोल। यानी मैग्नेट में याद रखिएगा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती हैं आउटसाइड, और इनसाइड होती हैं साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, याद रखिएगा ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और एरिया ऑफ मैग्नेट, या जहां पे हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी रीजन क्या होता है, ये होता है यहाँ पे, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म ये एक फिनोमिना होता है, मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना है बाय द वर्च्यू ऑफ विच देयर डेवलप्स एन अट्रैक्टिव और एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। तो मैग्नेटिज्म एक फिनोमिना होता है, या तो खिंचाव होता है या रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है किसी टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज द फिनोमिना, ठीक है, जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, समझ में आया। मैग्नेटिज्म क्या है, एक फिनोमिना है जिसकी वजह से या तो कोई टू बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, या तो टू बॉडीज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। राइट, अब देखिएगा मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। मैग्नेट हैज टू प्रॉपर्टीज, मैग्नेट हैज टू प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी अपनी तरफ आकर्षित करने की। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये जो कि सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, उन्हें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। और एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी व्हेन अ मैग्नेट व्हेन अ मैग्नेट है, मैग्नेट अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, आप एक रस्सी से बांध के एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे ना, तो वो इट अलाइंस इट सेल्फ इन अ जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अपने आप को जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ यानी जो कि हम नॉर्थ साउथ मानते हैं, जो कि हमारा अर्थ नॉर्थ साउथ मानता है। ठीक है, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ यही होता है। राइट, जोग्राफिकल नॉर्थ इधर, जोग्राफिकल साउथ इधर। ठीक है, तो जोग्राफिकली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें अपने आप को अलाइन कर देगा। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अपने को वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ अलाइन कर देगा। राइट, अब अगला देखते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि किस बेसिस में उनको क्लासिफाई किया गया है, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे। राइट, तो तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, आर सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड acquire feeble magnetism opposite to the direction of magnetic field। यानी अगर इन सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड बताया हमने। राइट, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बताया ना कि ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी क्या बोलते हैं, ऐसी कई लाइनें मैग्नेट के बाहर निकलती रहती हैं, ऐसे पूरी ऐसे मैग्नेट के चारों तरफ, ये इन्हीं को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर कोई भी एक सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फीबल मैग्नेटिज्म कर लेगा, मतलब उसमें कुछ हद तक एक, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं, थोड़ा वीक ही रहेगा, लेकिन एक मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेटिज्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी।
ठीक है। और ये जो मैग्नेटिज्म रहेगा ये रहेगा ऑपोजिट, ऑपोजिट याद रखिएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आएगी इसके अंदर ये ऑपोजिट होगी जिस फील्ड में ये रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये इसकी फील्ड लाइन्स है। अगर हम अब इसकी फील्ड लाइन्स नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, दूसरे में मैं क्लियरली समझा देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। अगर कोई हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यहाँ पे, एक कौन सा डायमैग्नेटिक, क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, तो वो क्या करेगा, ये वो इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप्ड होगा, अगर ये इस तरफ फील्ड लाइन है तो इस तरफ मैग्नेटिज्म इसके डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा मैग्नेटिज्म डेवलप, ठीक है, यही चीज कह रहा है। एग्जाम्पल जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए, पैरामैग्नेटिक आर सब्सटेंसेज विच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड अक्वायर अ फीबल, मतलब वो फीबल यानी बहुत स्ट्रांग नहीं, ज्यादा स्ट्रांग नहीं, मैग्नेटिज्म अक्वायर कर लेते हैं इन द डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिज्म अपोजिट अक्वायर करते हैं मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो क्या करते हैं, वो क्या डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिज्म अक्वायर कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, राइट। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंसेज आर दोज विच व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरोमैग्नेटिक, ये तो फीबल विल मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं मैग्नेटिज्म अक्वायर कर रहे थे, जो कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक थे, बट फेरोमैग्नेटिक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिज्म इनमें हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है इनमें, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस किए गए उसी डायरेक्शन में इनमें मैग्नेटिज्म आ जाती है। इसके इन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, राइट। और इन सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल से एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम, ऑक्सीजन। अब देखते हैं आखिरी टॉपिक है, आखिरी ये है सब सब्जेक्ट की क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर दी जाएगी, एंड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर these these substances changes to ferromagnetic substances. This temperature is called Curie temperature। यानी कि एक टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे ये कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदलेगा, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। कि एक जो कि सब्सटेंस है जो कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, राइट, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।